All right, now we will be in continuation with the previous lecture. पिछले लेक्चर के साथ ही हम अब डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर द ब्रेक, दैट इज़ कॉजेज़। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो है सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होती है। तो अब तक हमने देखा कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ ए साइकोटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे जो फेवरेट कॉजेज़ में से एक है उसी को पकड़ते हैं, वो है हमारा जेनेटिक कॉजेज़। तो सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को स्टडी किया। तो जेनेटिक्स में ये पाया गया है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमारा स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस कितने हैं जी? 4% है। In the monozygotic twins, there are chances of having schizophrenia that is 4% higher. 4% ज़्यादा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, इसके रिलेटेड हमारी वीडियो है इन द गायनेकोलॉजी सेक्शन, दैट व्हाट इज़ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, व्हाट आर मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। उसी तरह डाइजाइगोटिक ट्विंस में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस आर कितने हैं? 14%। तो एक में आपने 4 याद रखना है, एक में आपने 14 याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कौन कौन आता है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं इमीडिएट ब्लड रिलेशन वाले फैमिली मेम्बर। इमीडिएट ब्लड रिलेशन वाले जो फैमिली मेम्बर हैं उनको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोला जाता है। अगर इनमें स्किज़ोफ्रेनिया के ऑलरेडी सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर 8 से 10% चांस हैं कि हमारा स्किज़ोफ्रेनिया जो है पेशेंट को, इंडिविजुअल को हो सकता है। और जो हैं हमारे क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के बाद चिल्ड्रन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेरेंट्स। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। अब जिनके माता पिता को, मम्मी या हमारे डैडी को जो है स्किज़ोफ्रेनिया पेरेंट्स हैं, तो अगर वो हमारे बच्चे जो हैं उनके सिंगल हैं तो सिंगल बच्चे में 10 से लेके 12% चांस हैं कि जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है अगर एक बच्चा है घर पे। और अगर 2 बच्चे हैं, बोथ हैव चांसेस ऑफ हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया 40%। तो ये वैल्यूज़ आपने जो हैं वो याद रखनी है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 4%, इन द डाइजाइगोटिक ट्विंस इट इज़ 14%, इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स इट इज़ 8 to 10%. So this was about the first cause of the स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज़ जेनेटिक्स। रिलेटेड टू दी जेनेटिक्स, खानदानी गुणों के कारण, खानदानी ट्रांसमिशन जो हैं डिफेक्टिव जीन्स के कारण, या फिर हमारे जो है घर पे माहौल, जैसे कि हमने अभी देखा कॉजेज़ में पेरेंट्स के कारण जो है होने के चांसेस स्किज़ोफ्रेनिया के काफ़ी हद तक जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी अदर कॉजेज़। जब दूसरे कॉजेज़ की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं। तो जैसे ही हम नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो डिफेक्ट इन द डोपामिन सिस्टम, हाइपर एक्टिविटी यानी कि इंक्रीज लगा लीजिए, या फिर हाइपर एक्टिविटी ऑफ किसका? डोपामीन सिस्टम। डोपामीन क्या है? डोपामीन सिस्टम क्या है जी? डोपामीन सिस्टम हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है। ठीक है, डोपामिनर्जिक हमारे जो हैं क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंक्रीज्ड एपिनेफ्रिन एक्टिविटी। अगर एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी किसमें? इन द ब्रेन। ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्री न्यूरॉन ये वाला, और ये है हमारा पोस्ट न्यूरॉन और प्री न्यूरॉन में जो है यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है।
कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी ऑफ एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। एपिनेफ्रिन और डोपामिन की एक्टिविटी के कारण, ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण, ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सीरोटोनिन, ठीक है, अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सीरोटोनिन, अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑफ किसका? सीरोटोनिन, या फिर कई बच्चे इसको सीरोटोनिन सीरोटोनिन दोनों वर्ड सही हैं। तो सीरोटोनिन का जो है मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जैसे ही इस साइनेप्टिक जगह में, जैसे कि हमने अनाटॉमी में नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया था कि इस जगह में साइनेप्टिक स्पेस में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सीरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है। हमने ये भी देखा कि जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो यहाँ पे रीअपटेक सिस्टम होते हैं, रीअपटेक पंप होते हैं जो कि इनको वापस जो है खींच लेते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूरोट्रांसमीटर बने हैं, दे आर रीअपटेकन बाय दी पंप्स, ठीक है, एक्सचेंज पंप के थ्रू ये रीअपटेक हो जाते हैं। तो अगर सीरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, सीरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो लीड कर सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सीरोटोनिन। तो ये तो था हमारा बायोकेमिकल के अंदर, यानी कि बायोकेमिकल, ठीक है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनके साथ हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। नाउ कमिंग टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये तो ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं जेनेटिक्स हो गए, ठीक है, जिसको साइंस हमेशा पहले नंबर पर जो है इम्पोर्टेंस देती है, चेकअप किया जाता है रिगार्डिंग द न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, ब्लड लेवल, और स्टडी ऑफ द ब्रेन रिगार्डिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। बट कुछ जो हैं हमारे इंडिविजुअल्स, उनको साइकोलॉजिकल रीजंस के कारण जो है हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं? तो सबसे पहले अगर ए पार्ट की बात करें वो है फैमिली, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम फैमिली में स्पेंड हो रहा है। स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद किसी भी इंडिविजुअल का मैक्सिमम टाइम हमारे घर पे ही जो है स्पेंड हो रहा है। ओके, फैमिली मेम्बर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन जो है, खाने पीने का जो सिस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, हमारे क्या बोलते हैं ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ये सारे हमें फैमिली ही जो है वो दे रही है। तो फैमिली का डिसफंक्शन होना, आपस में जो है डिसफंक्शन होना, पेरेंट्स का आपस में कम जो है उनकी बनती है, नंबर 1, ठीक है। ब्रोकन फैमिली है, परिवार टूटा हुआ है, यानी कि फादर कहीं और रह रहे हैं आफ्टर डिवोर्स, मदर कहीं और रह रही हैं, ब्लेम गेम चल रही है, ठीक है, ब्लेम गेम, सारा दिन एक दूसरे को ताने चलते रहते हैं, गाली गलौज चलता रह रहा है। और इसके अलावा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पुअर हम कहेंगे डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस जो है वो प्रेजेंट है। बच्चा क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही है, ये कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। रेफ्रिजरेटर पेरेंट्स आ गए, ये वर्ड मेरा फेवरेट है, रेफ्रिजरेटर पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जिनको बच्चे की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, फ्रिज ठंडा होता है, वैसे ही ये रेफ्रिजरेटर पेरेंट्स भी बच्चे के इमोशंस के प्रति, बच्चे के बिहेवियर के प्रति, बच्चे की नीड्स के प्रति जो हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट द नीड्स, विशेज़ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, इस दुनिया में ओवर प्रोटेक्टिव, जो कि हर फैसला, हर जो टास्क है बच्चे की उसमें इंटरफियर कर रहे हैं।
बच्चे को बुक्स चाहिए, बच्चे को नोटबुक्स चाहिए तो ये खुद ला के देंगे, कपड़े खुद ला के दे रहे हैं, बच्चे को बाहर जाने से रोका जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं किया होने देते, फ्रीडम बच्चे की मर जाती है जिसके कारण उसकी पर्सनैलिटी पुअर डेवलप होती है। सो ऑल दिस लीड्स टू वी कैन से साइन एंड सिम्टम ऑफ दी स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद है जी पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, माता पिता जो हैं बच्चे के साथ, परिवार जो है आपस में पुअरली कम्युनिकेट कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कह सकते हैं ब्रोकन होम, ठीक है, ब्रोकन होम हमने लिख लिया, पुअर कम्युनिकेशन। और सबसे बड़ा है दोनों पेरेंट्स में से एक का स्किज़ोफ्रेनिया होना, ठीक है, एक का स्किज़ोफ्रेनिक होना। इसी को मैं ब्लू कलर के साथ लिख रहा हूँ, स्किज़ोफ्रेनिक होना। दोनों पेरेंट्स में से एक जो पेरेंट है वो स्किज़ोफ्रेनिक है। तो ऑब्वियस से आसार हैं, जैसे कि अभी हमने जेनेटिक्स में देखा कि आसार जो हैं पूरे बन जाते हैं, पूरे चांसेस हैं कि बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया आ सकता है। तो ये तो थे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में थ्योरीज़ के अंडर। नंबर 1 पार्ट दैट इज़ फैमिली, क्योंकि फैमिली जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा इफ़ेक्ट डालती है। इवन रिसर्च में ये साबित भी हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी जो है गन कल्चर है, पेरेंट्स में डिवोर्स होना बड़ा कॉमन सी बात है। हर देश के अंदर फैमिली सिस्टम तरह तरह का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली सिस्टम आर देयर। बट एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, वहाँ पे मास लेवल शूटिंग होती है, बहुत सारे बच्चों को मार दिया जाता है। बट इसके पीछे जैसे ही रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने जब एनालाइज किया तो पता चला कि ब्रोकन फैमिलीज़ जो हैं, डिस्टर्ब्ड फैमिली पैटर्न जो है वो इंडिविजुअल की मानसिक लेवल पे उसकी जो है थिंकिंग पैटर्न के ऊपर असर जो है पक्का डालता ही डालता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल, उसके बाद बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में या फिर कॉजेज़ के बारे में। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन, ठीक है, हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, ये भी आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिसके अंदर डिमेंशिया, डेलीरियम आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसफंक्शन, फ्रंटल लोब जो है ब्रेन की, फ्रंटल लोब अट्रॉफी क्या होती है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रंटल लोब अट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, ये ब्रेन है एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और ये वाला जो हिस्सा है फ्रंटल लोब ब्रेन का, इसकी क्या हो जाती है, फ्रंटल लोब अट्रॉफी के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बताना है व्हाट इज़ अट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया अट्रॉफी। ये वर्ड्स काफ़ी जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू दी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। ओके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमारा लिवर आ चुका है, ठीक है, एंडोक्राइन आ चुका है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ जाएगा। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हों, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में क्या आ जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड लेवल ऑफ किसका, हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स का इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड लेवल, स्पेशली T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स का बढ़ना और कम होना जो है वो इसके ऊपर सीधा सीधा असर डाल सकता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, हमारा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सभी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हमारे माइंडसेट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, ब्रेन के फंक्शन के ऊपर। ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन की बात चली रही है भाई साहब तो हम ब्रेन की इंजरी की बात कर लें, ब्रेन ट्रॉमा, ठीक है, चोट लग गई तो उसके कारण भी ये हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इसके अलावा कौन कौन से हैं, डिस्टर्ब्ड थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन जो है पेशेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कई सारे कॉजेज़ मिलके स्किज़ोफ्रेनिया को लीड कर सकते हैं। इनमें से एक कॉज भी
प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे कॉजेज़ भी जो है वो आपस में मिक्सिंग भी हो सकती है, जैसे सर के ऊपर चोट लगना और सोशली पुअर होना। ठीक है, सामाजिक तौर पे पर्सन गरीब है और ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके अंदर टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स धीरे धीरे 6 मंथ तक बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अदर कॉजेज़ की, तो उसमें आ जाता है सोशल कॉजेज़ की बात करते हैं। इसमें हमने अभी अभी देखा कि पॉवर्टी है। ठीक है, घर पे पैसे की कमी होना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना, बिजनेस लॉस होना, पॉवर्टी, देन सोशल आइसोलेशन, समाज से दूर दूर रहना, अकेले रहना। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल समाज से दूर रह रहा है, ज़्यादा आइसोलेशन पसंद कर रहा है, तो कई बार हमारा भी मन करता है कि हम भी अकेले बैठें, बातें करें, अपने आप के साथ गाने सुने, बुक रीडिंग करें, या फिर जस्ट एक कॉफ़ी का, चाय का एक कप लें, रेस्ट करें। बट ज़्यादा आइसोलेशन आप देखोगे डिप्रेशन के मरीज़ में भी प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट का एक सिम्टम है सोशल आइसोलेशन। बट हमने देखा कि डिप्रेशन जो है एंजाइटी है, सैडनेस डिसऑर्डर है, सवियर फॉर्म ऑफ जो है डिसऑर्डर है डिप्रेशन, जिसमें पर्सन सैड रहता है। बट ये जो है हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब है कई बार क्या होता है, एक डिजीज़ के दूसरी डिजीज़ के साथ सिम्टम क्या होते हैं, इंटर मिक्स हो जाते हैं। तो हमने बड़ा केयरफुली मेंटल डिसऑर्डर्स में डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफरेंस बताना होता है, ढूंढना होता है। तो कभी भी आप देखोगे डॉक्टर्स एकदम से डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर नहीं करते, दे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द रियल पैटर्न। तो सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन में भी प्रेजेंट है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हमारे केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, पुअर आईपीआर, ठीक है जी, पुअर आईपीआर कह सकते हैं, पुअर आईपीआर प्रेजेंट है। इसके अलावा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैं। ठीक है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैं, तनाव भरे रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ को आपस में बात करते हुए जो है बहुत बार सोच के बोलना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ भी बात होती है तो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कॉन्फ्लिक्ट भरा जो उनका रिलेशनशिप है। स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन्ड है, बच्चा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वेंटिलेट नहीं कर पा रहा, पब्लिक पॉलिटिशियंस के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। ठीक है, अपने राइट्स के प्रति काफ़ी जो है स्ट्रेन्ड दुनिया अभी जी रही है, काफ़ी टेंशन है हर चीज़ में, हर लाइफ के पैटर्न में कंपटीशन है। तो इसके कारण स्ट्रेसफुल जो है एनवायरनमेंट तो ऑब्वियस है बनेगी ही बनेगी। ठीक है जी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है वो भी स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स को लीड कर सकती है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गई। ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जैसे कि ये एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं बच्चे कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसको हर कोई पर्सन लाइफ में फेस नहीं करता। अभी बात करें जैसे कोविड केसेस की, कोरोना जो है आया था डिसऑर्डर 2019 में, तो काफ़ी जो है इंडिविजुअल्स की डेथ असमय पे हुई। ठीक है, अनवांटेड डेथ थी, यंग एज में डेथ हो गई। तो उनके रिलेटिव्स को तो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देके गया ना कोरोना। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सीवियर कोई इलनेस है, एक्सीडेंट केस है, रेप केस है। ठीक है, रेप केस जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हमारे लिए तो न्यूज़ होती है, बट जिसके साथ ये हो रहा होता है रेप, जिसके साथ ये इवेंट जो है, घटना जो है, जो विक्टिम है उसी को पता होता है कि वो कितनी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। ठीक है, लॉस ऑफ डियर एंड डियर मन डेथ आ गया। ठीक है जी, बिजनेस लॉस हो गया, बिजनेस लॉस भी जो है एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्रंच जो है पैदा कर सकता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारे सामाजिक जो पक्ष हैं, सामाजिक कारण हैं, वो सारे मिलके क्या कर सकते हैं, हमारा स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स को लीड कर सकते हैं। तो हमने देखा न्यूरोबायोलॉजिकल, हमने देखा जेनेटिक कॉजेज़, हमने देखा साइकोलॉजिकल कॉजेज़, और अभी हमने देखा सोशल कॉजेज़। तो जैसे ही हम थ्योरीज़ की बात करते हैं, ठीक है, थ्योरीज़ की बात करते हैं,
थ्योरीज का मतलब है ऐसे फिक्स्ड स्टैंडर्ड जिनके अकॉर्डिंग किसी डिजीज कंडीशन को स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो देर आर सम थ्योरीज ऑन विच द ट्रीटमेंट ऑफ दिस स्किज़ोफ्रेनिया इज बेस्ड। बहुत सारे थ्योरीज जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर ये हम जज करते हैं भी स्किज़ोफ्रेनिया कैसे, क्यों, कब, कौन कौन से कारण हैं। तो थ्योरीज की बात करते हैं। थ्योरीज क्या होती हैं? फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ऐसी पक्की बातें, ऐसी रिसर्च से साबित किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको आप लैब में जो है चैलेंज भी कर सकते हो और आप प्रूफ के साथ बता भी सकते हो। तो सबसे पहले थ्योरी आती है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस किसने बताई थी थ्योरी? साइको एनालिसिस थ्योरी, ठीक है। ये थी हमारे सिगमंड फ्रूड, ठीक है जी। आप बोलोगे सर ने कहा, फर्स्ट ईयर वाले सिगमंड फ्रूड भाई साहब का नाम याद करवा दिया, द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रूड, ठीक है। और इनकी बेटी कौन थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी बेटी का नाम, जिसने साइकेट्रिक फील्ड में काफ़ी काम किया है इनके साथ, सिगमंड फ्रूड एंड हर डॉटर। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो साइको एनालिसिस, ठीक है। साइको एनालिसिस किसके ऊपर फोकस कर रहा है? साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको का मतलब साइकोलॉजिकल, एनालिसिस का मतलब सर्वेक्षण करना, पता करना, डिटेक्ट करना। तो साइको एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ये सिम्टम्स पेशेंट में आने शुरू हो गए, ठीक है। साइको एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं देखे जाते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एंड फर्स्ट ईयर जीएनएम में साइकोलॉजी के अंडर, मनोविज्ञान के अंडर पढ़ा था। कॉन्फ्लिक्ट्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है, एंड अवॉइडेंस, ठीक है। तो हमने ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो किसी पर्सन की लाइफ में ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। अपने एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा किसी पर्सन के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाता है। जैसे पर्सन के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं करूं या ना करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई, मैं अनफॉर्चुनेट क्यों, मेरी बैड लक क्यों रहती है हर समय, ठीक है, गॉड ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्या मैं अपना रोल अच्छी तरह प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है जी। तो ये सारे विचार टकराव जो हैं माइंड में चलते ही रहते हैं। जब दिन में आंख खुलती है रात को सोने तक ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार आपके भी दिमाग में चलते रहते हैं। बट आप एक मेंटली हेल्दी पर्सन होने के नाते क्या करते हो? मेंटली हेल्दी पर्सन होने के नाते आप इसको जो है रिजॉल्व कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, सॉल्व कर लेते हो। तो आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट हैं, विचार टकराव हैं, वो दूर होते रहते हैं। बट अगर दूर ना हो तो ये अनकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं, ठीक है जी, अनकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड और ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो कई बार ये पुरानी लाइफ के विचार टकराव, छुपी हुई फीलिंग्स, जिनको हम रिप्रेस्ड फीलिंग बोलते हैं, वो आगे आ सकती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है जी, पर्सनैलिटी ही स्किज़ोइड हो सकती है। जब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए में स्किज़ोइड पर्सनैलिटी आती है। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी जो है वो क्लस्टर ए डिसऑर्डर में आती है। तो उसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी ही पर्सन की स्किज़ोइड होती है, ठीक है, क्या होती है? स्किज़ोइड। तो स्किज़ोइड पर्सनैलिटी के कौन कौन से फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली वीडियो में। बट ये जो पर्सनैलिटी है ये स्किज़ोइड है, बट इसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। यहाँ पे ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि स्किज़ोइड पर्सनैलिटी का पर्सन स्किज़ोइड पर्सनैलिटी वाले फीचर्स जो हैं वो शो करता है, बट हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं बोलते, उसको स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट नहीं कहा जाता,
ठीक है, ये माइंड में आपने बात जो है वो याद रखनी है, स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स की बात करें, जब हम किसी और टॉपिक की बात करते हैं कॉजेज़ के अंदर, तो विटामिन B12, ठीक है, कहाँ की बात कहाँ आ गई, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, विटामिन कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होना, ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जो है इनकी कमी होना। डाइट में जब लेडी प्रेग्नेंट है, शी इज़ टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन बी जो है B1, B2, B12 एंड विटामिन सी की जो है वो कमी होती है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दीज, इनके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ दी स्कीज़ोफ्रेनिया। तो स्कीज़ोफ्रेनिया की कौन कौन सी जो हैं टाइप्स हैं वो होती हैं, और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी स्कीज़ोफ्रेनिया। सो कीप वॉचिंग।